हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप लगातार मिडिल ईस्ट की, इजराइल-फिलिस्तीन जंग की अपडेट हमारे चैनल से हासिल कर रहे हैं। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ से जो आने वाली खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाई जाएं। कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी आप तक पहुंचे और लाइव हमारा प्रोग्राम 12:30 बजे हर दिन हो रहा है, उसको भी आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दुनिया भर में हमारे चैनल को देखा जा रहा है। हम आप सबके शुक्रगुजार भी हैं और हमारी भी अपनी पूरी कोशिश है कि पूरी ईमानदारी से खबरों को आपके सामने रखा जाए और वो गहराई मालूमात में हो जो होनी चाहिए। वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग एक-एक छोटे-छोटे एक-एक लाइन पर विचलित हो जाते हैं, वैसे नहीं, बल्कि गहराई से मालूमात होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से, जो इंटरनेशनल अफेयर्स को भी अच्छे तरह से समझते हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट और इजराइल फिलिस्तीन मामले को। और आप हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, काफी एक्टिव हैं, काफी टेलीविजन डिबेट्स में, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको नजर आते रहते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, मालूम करेंगे कि आखिर ये जो 39वां दिन है आज, जब हमारी बात हो रही है, तो इसमें क्या खोया, क्या पाया, क्या हुआ? इजराइल क्या प्री 7 अक्टूबर वाली पोजीशन में जा सकेगा? क्या जो रेजिस्टेंस फोर्स ने, खासतौर से हमास ने, हिजबुल्लाह ने और दूसरे ग्रुप्स ने जिस तरह से इजराइल का सामना किया है, उसके क्या मानी है? आने वाले वक्त में इस इलाके की सियासत क्या होगी? और ये जो अरब मुल्कों में जो ये मीटिंग हुई सऊदी अरेबिया में, उसमें कुछ मुल्कों ने इजराइल को बचाने की साफ साफ कोशिश की, उसके क्या मानिए? वो एक्सपोज हुए हैं, वो भी एक्सपोज हुए हैं और यूरोप और अमेरिका तो बहुत ज्यादा एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 11,000 लोग मारे जा चुके गाजा के अंदर, और वो अब भी इंसानी चेहरा बना करके दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि 39 दिन हो गए, तकरीबन 40 दिन होने वाले हैं। जंग की हालत यह है कि 11,000 एक तरफ और दूसरी तरफ के आंकड़ा वहीं अटका हुआ है, वो 1400 जो बताया गया था, उसको भी आंकड़े को कम करके इजराइल ने 1200 बताया बाद में। और गाजा में जमीनी जो हमले हो रहे हैं, उसकी क्या सूरत हाल है? और क्या आपके पास कुछ और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाती है? और इस वक्त तक की जंग को देख करके आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? आदाब। देखिए, नतीजा तो बहुत वाज़ेह है। ये जंग बराबर की जंग तो नहीं है। इसराइल और हमास बराबर तो नहीं है। इसराइल एक बहुत बड़ा दावेदार है, एक बहुत बड़ी फ़ौज का, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का, वॉर एक्सपर्ट का और अपने बेहतरीन हथियारों का और अपने जासूसी के निज़ाम का, सबकी दावेदारी है। उसके बरक्स हमास एक ऐसा मुल्क का एक ऐसा खित्ता है, एक ऐसा सूबा है, जो 16 साल से एक जेल है, जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, जिसके तमाम 23 लाख कैदी वहाँ रहते हैं, जिसे गज़ा की शहरी कहते हैं। वो दरअसल तो 23 लाख कैदी हैं, जो जेल में बंद हैं, जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, खाने-पीने को भी नहीं है। ऐसे में मुकाबला तो बराबर हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद इन कैदियों ने 23 लाख कैदियों ने इसराइल को बेनकाब कर दिया, एक्सपोज़ कर दिया और वर्ल्ड ऑर्डर में एक नुमायाँ तब्दीली अब दुनिया को दिखाई देगी, यकीनी तौर पर, कि इसराइल की जो नाकाबिले तस्ख़ीर एक हैयत, एक सूरत थी, वो अब कहीं नहीं रहेगी। दूसरी बात ये कि फ़लस्तीन एक एंटिटी है, जिसे किसी सूरत में कभी भी सारी दुनिया मिलके भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ये एक हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने आई है। दूसरी बात ये है कि इसराइल के सामने जो चैलेंजेस हैं, हमास के सामने कोई चैलेंज नहीं है। हमास को खत्म कर देंगे और ये सब दावेदारियां पिछले 39 दिन में ये सब साफ हो गई। हमास को खत्म नहीं किया जा सकता।
हमास के साथ टेबल पे बैठने पे मजबूर हुआ जा सकता है। जिस तरीके से कतर में पिछले दिनों बातचीत चली है, उसमें सीआईए के चीफ और मोसाद के चीफ हमास के चीफ इस्माइल हानिया के साथ और उनके बैनुल-अक़वामी उमूर के ज़िम्मेदार खालिद मशअल के साथ एक टेबल पर बैठकर जिन्होंने बात की है, इससे ये साफ ज़ाहिर है कि कहाँ एनआईए इसका चीफ यानी मोसाद का और सीआईए का चीफ और कहाँ वो लोग जिन्हें आप सारी दुनिया में मुस्तकिल पुकार रहे हैं कि ये टेररिस्ट हैं और ये दहशतगर्द हैं और उनके चीफ के साथ आप एक टेबल पर बैठे हैं और दरमियान में कतर का वज़ीर आज़म बैठा है और वज़ीर ख़ारिजा बैठा है। तो आप इस टेबल के नक्शे को ज़रा ज़हन में लाइए कि एक तरफ दुनिया के वो 2 बड़ी शख्सियत जो वहाँ हमास के ज़रिए गज़ा के वज़ीर आज़म भी रहे हैं और हमास के सदर भी हैं, वो और जिनको दुनिया में क्या मीडिया प्रोपेगेंडा वॉर के ज़रिए टेररिस्ट कह रहा है, वो और कहाँ देखिए सीआईए और मोसाद ये बैठे हैं और टर्म्स क्या तय हो रही हैं, हम कुछ कैदी आपके छोड़ सकते हैं। हमास कह रहा है, हम कुछ कैदी आपके छोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आप सीज़फायर करें। देखिए, टर्म्स उनकी हैं और अगले दिन वज़ीर आज़म एक टेलीविज़न के इंटरव्यू में बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि हम एक डील कर सकते हैं। इस पूरे नेगोशिएशन के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू कह रहा है कि हम एक डील कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो हमास जो जो एक लेजिटिमेट इलेक्टोरली एक चुनी हुई अवाम की पसंदीदा सरकार बनाता है, जिसे आप प्रोपेगेंडा के ज़रिए दहशतगर्द कहते हैं, उसकी शराइत के सामने आप सरनगू होकर अपने कैदियों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत यानी सीधी-सी यानी बात है। यानी यानी ये दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम कैदियों को भी वहाँ पर तकरीबन 200 कैदियों को हम छोड़ेंगे, जो इस्राएल की जेलों में हैं। यानी जंगबंदी भी करेंगे इस्राएल में और फ़लस्तीनी कैदियों को भी छोड़ेंगे। तो सारी टर्म्स तो हमास की हैं, जिन्हें आप मान रहे हैं। आप उसके बदले में वो सीज़ फायर करेंगे, जो अल्टीमेटली आपको मजबूर होना पड़ेगा। जंगबंदी आप कितने दिन जंग कर सकते हैं? आपको बिलियंस ऑफ डॉलर पर डे खर्चा करना पड़ रहा है, जिसके लिए आप भीख माँग रहे हैं अमेरिका से और यूरोपियन मुल्कों से। हमास तो किसी से भीख नहीं माँग रहा। हमास को तो इमदाद के तौर पर जो लोग दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं, रज़ाकाराना तौर पर दे रहे हैं। वो ब्लैकमेल भी नहीं कर रहा है, पैसे भी नहीं माँग रहे हैं। इस्राइल ब्लैकमेल कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को, $50 बिलियन का उसने इस्राइल ने मुतालबा किया है यूएस से। वो यूरोपियन यूनियन से मुतालबे कर रहा है कि हमें पैसे दो, फिरौती की तरह पैसे माँग रहा है। जैसे बदमाश किसी को यरगमाल बना के फिरौती माँगता है, ऐसे इस्राइल पैसे माँग रहा है, हमास नहीं माँग रहा। इसके बावजूद हमास की शर्तों पे इस्राइल अगर आज झुक रहा है, इससे बड़ी फतह मेरा ख्याल है इस सदी में ये आलम इंसानियत ने देखी नहीं होगी। बिलाशुबा बहुत बड़ी कुर्बानी 12,000 के करीब लोग शहीद हुए हैं। बच्चे बहुत बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे शहीद हुए हैं। दुनिया ने देखा कि गैर इंसानी सलूक किसे कहते हैं और इस्राइल की जो एक वहशियाना और जुनूनी अंदाज की एक शख्सियत एक मुल्क का एक तारुफ सामने आया है कि वो किसी भी किस्म के इंसानी हरकत में यकीन ही नहीं रखते। वो अस्पतालों को भी में जो ज़ख्मी पड़े हैं, उन पर भी बम मार सकते हैं। वो जो उनसे नहीं लड़ रहे, उनको भी कत्ल कर सकते हैं। वो बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए, उनको भी कत्ल कर सकते हैं। यानी इससे बड़ी जानवरों जैसी कोई हरकत इस्राइल के बारे में जो हम कहा करते थे कि गासिब स्टेट है, एक ट्रेटर स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है। आज इस्राइल ने उस बात को अमलन साबित कर दिया। इससे क्या इनकार किया जा सकता है? इसके बावजूद उसको कदमों पे झुकना पड़ रहा है हमास के, ये दुनिया देख रही है, माने या ना माने। अच्छा, आपने इजराइल को टेररिस्ट स्टेट भी कहा, जानवर भी कहा, लेकिन साहब रियाद में होने वाली मीटिंग में 9 मुल्कों ने, जिसमें सबसे पहले सऊदी अरब और यूएई और कई मुल्क हैं, जिनमें बहरीन, जिबूती, मौरितानिया, सूडान, ये सारे मुल्क जो जिनमें से
7 मुल्क वो हैं जिनके इजराइल से बराह रास्त ताल्लुकात हैं, जिनमें मिस्र और जॉर्डन भी हैं, और सऊदी अरब और जिबूती ऐसे मुल्क हैं जिनके ताल्लुकात नहीं है। उन्होंने इजराइल की जान बचाने का काम किया है साहब। तो क्या ये आपको क्या लगता है, मैं इससे आगे की बात जानना चाहता हूं, क्या क्या अरब मुल्कों में इस हमास की जीत के बाद, जीत मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमास की टर्म्स पर, जैसा कि आपने कहा, जंगबंदी की तैयारी है, तो वो एक तरह से जीत है उनकी। उस जीत के बाद ये अरब शहंशाह अपनी आवाम को कैसे मुंह दिखाएंगे, जो इजराइल को बाइकआउट करने की कैंपेन बहुत जोरदार चला रहे हैं वहां के लोग। देखिए, ये जो अभी जॉइंट सेशन हुआ अरब लीग का और ओआईसी का, अरब लीग में पहले से ही कंसेंसस मौजूद नहीं था और इसलिए उसे एक्सटेंड करना पड़ा और एक्सटेंड करके उसमें ओआईसी को इंक्लूड करना पड़ा। अब ओआईसी के जो 57 कंट्रीज हैं, उनमें से ये 7-8 मुल्क थे, जिसमें जिबूती और सऊदी अरब, ये एक अरब नॉर्मलाइजेशन के तहत मुआहदे करने ही वाले थे, अभी हुए नहीं थे। लेकिन बाकी जितने मुल्कों के आपने नाम लिए, इजिप्ट हो या जॉर्डन हो या सूडान हो या कीनिया हो, बाकी जो अफ्रीकी ममालिक हैं, ये छोटे-छोटे से ममालिक हैं जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की रिश्वतों और लालचों में आके अरब अकॉर्ड के नाम पर, इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पर नॉर्मलाइज किया था इसराइल के साथ और उनकी एम्बेसीज खोली थी। यूएई भी और बहरीन भी उसमें शामिल थे। तो ये तो इसराइल के साथ मुआहदे में पहले से चले आ रहे हैं। इनकी पोजीशन वाज़ेह है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं और इसलिए इन्होंने वो कंसेंसस नहीं होने दिया। जो फाइनल स्टेटमेंट आया ओआईसी की मीटिंग से, उसमें उन्होंने 3 या 4 पॉइंट्स पर जो इसराइल की हिमायत में जाते हैं, उस पे इत्तेफाक राय नहीं हुआ, बाकी सब पे हुआ। सॉरी, यानी जंगबंदी हो और मुहासरा हमेशा के लिए खत्म हो और जंगी कैदियों का आदान-प्रदान हो, ये इस सब पे तो कंसेंसस है। लेकिन इसराइल का डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया जाए, इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाए, तेल की खरीदो-फरोख्त बंद की जाए, इस पर ये जो इसराइल के हलीफ मुस्लिम ममालिक हैं, इन्होंने उसको एग्री नहीं किया। और उसमें खुसूसी जो बहुत ही अहम टर्म जो एक वो शिक थी, क्लॉज, वो क्लॉज ये था कि हम अपनी सरहदों से और अपने मुल्कों से इसराइल या अमेरिका को वो इंस्टॉलेशन नहीं लगाने देंगे कि जो इसराइल पर हमले को रोकते हैं। मतलब जो हूसी हमला करते हैं जब इसराइल के ऊपर अपने मिसाइल्स के जरिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एंटी मिसाइल सिस्टम सऊदी अरब में लगा हुआ है, उसको उन्होंने इनकार किया कि हम ये नहीं हटाएंगे और इसकी इजाजत देंगे। यानी अमेरिका को हम इजाजत देंगे कि वो हमारी जमीनों का और हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल करें इसराइल पर के हमले को रोकने के लिए, यानी इसराइल की हिफाजत करने के लिए, यानी इसराइल की आर्मी को मदद देने के लिए, यानी फ़लस्तीन के कातिलों की मदद करने के लिए, यानी फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों के कत्लेआम में इसराइल की मदद करने के लिए। इसका तो यही मतलब हुआ ना। अगर आप अपने मुल्क की ज़मीन को इजाज़त दे रहे हैं उस ज़मीन का इस्तेमाल की, तो आप किस बात की इजाज़त दे रहे हैं दरअसल? आप इसी बात की इजाज़त दे रहे हैं कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जो अमेरिका और इसराइल मिल के कर रहे हैं, जो ईरान का स्टेटमेंट वहाँ था, बहुत वाज़ेह था कि कत्लेआम अमेरिका कर रहा है। बंदूक है इसराइल के कंधे पर, असल कत्लेआम अमेरिका कर रहा है। तो आप अमेरिकी इंस्टॉलेशंस को अगर अरब ममालिक में इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके ज़रिए इसराइल की मदद कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि आप फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक जुर्म है। तो मैं समझता हूँ कि ओआईसी भले ही उसमें कोई इत्तेफाक राय कायम ना हुआ हो, लेकिन जो दूसरे ममालिक, मुस्लिम ममालिक उसमें मौजूद थे, उनको तो इन्हें ज़लील करना चाहिए था वहाँ पर, कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, 50 ममालिक ने इसको एग्री किया है
कि डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन खत्म होने चाहिए इस्राइल के साथ। तो भले ही ओआईसी ने डिसीजन नहीं लिया, लेकिन ये मुल्क अपने तौर पर तो फैसला कर सकते हैं। जैसे इंडोनेशिया में से बाकायदा फतवा आया कि हम अमेरिका की मसनूआत को नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका का बाइकआउट करेंगे। तो उस मशवरे पर इंडोनेशिया अगर अमल कर रहा है, इंडिविजुअली कर सकते हैं वो, मलेशिया कर सकता है, ईरान कर सकता है, ईरान में तो है ही पहले से सैंक्शन है, तुर्की कर रहा है। तो इस तरीके के जो ये बड़े ममालिक हैं और अवाम को जहां तक मुंह दिखाने का ताल्लुक है, इन मुल्कों में जमहूरियत तो है नहीं, तो अवाम को मुंह दिखाना इनके लिए मसला नहीं है। इन लोगों का तरीका-ए-कार हुकूमत करने का अभी तक ये रहा है इन मोनार्कीज़ का, और दुनिया में ये अकेली मोनार्कीज़ हैं जिन्हें अमेरिका एक्सेप्ट करता है, जिन्हें अमेरिका कंसेशंस देता है इन मोनार्कीज़ के नाम पे। सारी दुनिया में जमहूरियत का ढंढोरा पीटा जाता है, जमहूरियत लाई जाए, जमहूरियत लाई जाए। लेकिन गल्फ में जमहूरियत लाई जाए, इसके लिए कभी कोई कुछ नहीं बोलता। तो वो इन बिल्कुल मोनार्क्स का तरीका बंदूक रहा है। ये अपने अवाम को भी बंदूक के ज़रिए से चलाते हैं। अवाम सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, अवाम मुज़ाहिरे नहीं कर सकते, अवाम अपनी ख़्वाहिशात का इज़हार नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। ये एक तरीक़ा-ए-कार इन मुल्कों में हुक्मरानी का है। तो अवाम को मुँह दिखाना इनका मसला नहीं है। इनका मसला है फौजी अंदाज़ से, डिक्टेटरशिप के ज़रिए हुकूमत करना। तो इसलिए, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि एक बड़ी डिस्पैरिटी है, चाहे सऊदी अरब के अवाम हो या मिस्र के अवाम हो या जॉर्डन के अवाम हो, यहाँ शहंशाहियतें होने के बावजूद या फौजी डिक्टेटरशिप होने के बावजूद लाखों लाख लोग सड़कों पर बहरहाल आए हैं, और ये एक मजबूरी इन सरकारों की है कि ये ओआईसी के इजलास बुलाना पड़ा है और ये वहां बैठे हैं। और एक और भी उसमें क्लॉज आया है कि एक कॉमन फोर्स होनी चाहिए इन ममालिक की, एक मुश्तरका फौज बननी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर सीज़ फायर नहीं होता है और ये प्रोलॉन्ग करता है, हालांकि इसके इम्कान कम है, भले ही टेम्परेरी फेज के लिए हो, लेकिन जल्दी ही सीज़ फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीज़ फायर नहीं होता तो बाकी मुल्क एक कॉमन फोर्स बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, और बाइकआउट इफेक्टिवली हो रहा है। अवाम ने बाइकआउट किया है, चाहे हमारा मुल्क हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या अरब ममालिक हो या जो ईरान हो या तुर्की हो, इनमें अवामी सतह पर बाइकआउट के असरात बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और अवाम ये माल किसी दुकान पर भी जा रहे हैं, छोटी दुकान पे, तो पूछ रहे हैं कि इस्राएली प्रोडक्ट तो नहीं है। जी, जी। मैकडॉनल्ड बंद हो गए, यानी KFC बंद हो गया। ये बहुत इससे इफेक्टिव बात है। इससे ये बात साफ हो गई कि जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं भी है, जिन मुल्कों में हुकूमतें पब्लिक की मर्जी की नहीं भी हैं, पब्लिक कम से कम इजराइल को सजा देने के लिए वो खरीदने का जो सिलसिला है वो रोक करके, बाइकआउट करके एक बड़ा कदम उठा रही है। अब जो मैं एक बात और समझना चाहता हूं, ये जो सऊदी अरब में बहुत जल्दी जल्दी ये इस्लामिक और अरब लीग की एक मीटिंग हुई, उससे पहले यूरोपियन यूनियन की, सॉरी अफ्रीकन यूनियन की, अफ्रीकी मुल्कों को भी इकट्ठा किया गया सऊदी अरब में। तो क्या सऊदी अरब को जिस तरह से मुस्लिम मुल्कों के को अमरीकी और इनडायरेक्टली इजरायली कंट्रोल में रखने का आउटसोर्स किया हुआ है काम। मैं जो आउटसोर्स कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और पहला दौरा उन्होंने सऊदी अरब का किया, तो सऊदी अरब ने 50 मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स को बुलाया हुआ था ट्रंप की सलामी देने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सऊदी अरब को आउटसोर्स किया हुआ है कि तुम जो है वो इन सारे मुल्कों को कंट्रोल रखो, हमारी मर्जी से चलाओ। तो क्या ये जो मीटिंगें हुई, मुस्लिम मुल्कों की हुकूमतों में जो गुस्सा पाया जाता है, उस गुस्से को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए, इजराइल के हक में फैसले कराने के लिए सऊदी अरब जल्दी से आगे आया? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें अगर ये कोशिश की भी है उन्होंने, तो उसमें कामयाब तो नहीं है, क्योंकि अवामी दबाव इतना बड़ा है। बकिया मुल्कों के ऊपर तो अवामी दबाव है ना, हर मुल्क के ऊपर अवाम का दबाव है। अगर करोड़ों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, खुद यूरोप के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, खुद इसराइल के लोग सड़कों पे आ रहे हैं। कल भी इसराइल में कितना बड़ा
इतनी बड़ी रैली बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हुई है, और ये जो उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर भी ये सीज फायर और डील के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो अवामी दबाव तो इतना शदीद है कि अगर ये लोग बराह रास्त, ये हुकूमतें जो अरब की ममलिकतें हैं, ये अगर खुल के कोई बात कहने की कोशिश करती हैं तो ये हुकूमतें भी गिर सकती हैं, अवाम इन्हें भी गिरा सकते हैं। देखिए बहरीन ने भले ही इस इन क्लॉज़ेस की मुखालफत की हो ओआईसी के मीटिंग में, लेकिन बहरीन ने खुद मीटिंग से पहले ही अपना सफीर इस्राइल से वापस बुला लिया। ये भी एक हकीकत है कि बहरीन ने अरब नॉर्मलाइजेशन होने के बावजूद अपने सफीर को वापस बुलाया। क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि 40% शिया पॉपुलेशन वहां रहती है बहरीन में मिनिमम, और बहरीन में भी अवामी सैलाब है जो सड़कों पे निकला है। वो अवाम की अपनी हुकूमतों की सुनेगा नहीं, इसलिए उनको पेसिफाई करने के लिए इन लोगों को बुलाया। और ये जो मीटिंग्स बार-बार वहाँ हो रही हैं, 2 बार मीटिंग हो चुकी है ओआईसी की। पहले फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर हुई थी, उसके बाद अब ये हेड ऑफ द स्टेट्स के लेवल पर हुई है, और दोनों में इसराइल के खिलाफ सख्त रेज़ोल्यूशंस आए हैं, बहुत सख्त रेज़ोल्यूशन आए। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक रेज़ोल्यूशंस हैं, उन पर मदद की अरबों ने, सऊदी अरब ने और बाकी लोगों ने। लेकिन इन रेज़ोल्यूशंस का कोई बहुत इम्पैक्ट बैक टू दी कंट्रीज, नॉन अरब कंट्रीज तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। और ये एक्सपोजर हुआ है इनका, सारी दुनिया में लानत मलामत की जा रही है, अवामी सतह पर लानत मलामत हो रही है इन मुल्कों की जिन्होंने इन रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी की। तो ये आइसोलेशन इसराइल, देखिए इस जंग के बाद बहुत सी चीजें तब्दील होंगी, उनमें से एक चीज तो जो तब्दील होनी है वो मुहासरा गजा का खत्म होना है। ये तय है बिल्कुल कि वो मुहासरा अब कंटिन्यू नहीं रह सकता। हमास, जो आप शुरू में कह रहे थे कि ये जो टर्म्स वो डिक्टेट कर रहे हैं ये उनकी जीत है। देखिए मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में अर्ज किया था, जीत तो गए थे पहले ही दिन। 7 अक्टूबर को 4 घंटे में हमास ये जंग जीत चुका था, और उस जीत के अब आसार आ रहे हैं। और वो जो बौखलाहट है, जो जुनून और वहशत है इसराइल की, वो शिकस्त का जुनून है, वो शिकस्त की वहशत है, जो 7 अक्टूबर को शिकस्त हुई है इसराइल को, इसलिए हुई है। तो ये जो मुहासरा था अब 16 साल के बाद अब जारी नहीं रह सकेगा, जंगी कैदी वापस आएंगे। तीसरी बड़ी अहम चीज हुई कि इसराइल का तो एक्सपोजर हुआ ही हुआ वर्ल्ड लेवल पर कि इसराइल कितना बर्बर एक हुकूमत है और कितनी गैर इंसानी किस्म की सरकार है। खुद इसराइल के अंदर भी और बाकी दुनिया में भी इसके असरात हमको आने वाले वक्तों में देखने को मिलेंगे कि सारी दुनिया जो इसराइल को अपना गुरु मानती थी, विश्व गुरु, वो अब उसे एक जलील एंटिटी की हैसियत से देखेगी। आइंदा चंद महीनों में हम ये देखेंगे, वो भले ही अपने वजूद को बाकी रख ले, भले ही वो दावेदारियां बहुत करे, लेकिन लोगों के दिलों में ये आ जाएगा कि इसराइल एक जलील किस्म की सरकार है। और इसमें जो अब देखिए कभी भी कभी स्टेबल सरकार तो बनी ही नहीं इसराइल में, हमेशा एक अनस्टेबल सरकार रही है, आज भी अनस्टेबल है। लेकिन दूसरे साइड में अरबों को लेके मुस्लिम दुनिया में जो सवाल पहले आहिस्ता आहिस्ता उठा करते थे, दबी जबानों में उठते थे, अब वो खुली जबानों में उठेंगे और बड़ी सूरत के साथ उठेंगे। खुद इनके अवाम जो अभी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे इन मुल्कों की हुकूमतों को कि उनके अपने रोटी कपड़े और मकान के कोई मसाइल उनके सामने नहीं थे, उनकी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग थी, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था, और वो उसमें मुतमईन थे अवाम कि हमें किसी किस्म की कोई ज़हमत नहीं है। लेकिन अब उस ज़हमत से आगे चल के इज्जत-ए-नफ्स का जब मसला आता है और अरब प्राइड का जब मसला उनके सामने खड़ा होगा, तो ये रोटी के मसले से बड़ा मसला है। और इस मसले को लेके अरब ममालिक को कुछ ना कुछ तो झेलना पड़ेगा इस जंग, फौरी तौर पर ना सही, लेकिन कुछ दिन के बाद। अच्छा, आपने कहा कि इस जंग के बाद इजराइल ज्यादा जलील चेहरे के साथ दुनिया के सामने रहेगा। हमारे भारत के उस मीडिया का क्या होगा जो गोदी मीडिया मोदी के गोदी से उठ करके फौरन नेतन्याहू की गोदी में पहुंच गया और आज तक वो उसी तरह के गीत गा रहा है?
इनके चेहरा बचाने का कोई रास्ता बनेगा क्या? इनकी कोई इज्जत बचेगी? ये 5 साल से इसी ज़िल्लत का शिकार हैं और अवामी सतह पर इनकी पकड़ कमज़ोर हो चुकी है। अब इन्हें इन टेलीविज़न को चैनल्स को और मीडिया को अब रेडियो झूठिस्तान कहा जाता है और बड़ी तादाद में लोग टेलीविज़न देखना छोड़ चुके हैं। तो ऐसी सूरत में इनकी सेहत पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ये उसी हैसियत में एक मुर्दाखोर मीडिया ये है, जो मुर्दों को और मौत को दिखाने का पैसा वसूल करता है। तो ये पैसा वहशत और बर्बरियत की तारीफ का पैसा वसूल करते हैं। तो ये मुर्दाखोर मीडिया है और लोग इसको इस हैसियत से जान गए हैं कि ये कब्र पे से निकाल के लाशों को और नोच के खाने वाला मीडिया है और इससे ज़्यादा कोई इसकी इज़्ज़त और एहतराम बरकरार अभी 4-5 साल से तो नहीं था, अब और उस ताबूत में आखिरी कील ठुक गई है। और मुझे लगता है कि अगर मुल्क के अंदर 2024 में रेजीम बदलता है, तो मीडिया को भी जैसे हम वर्ल्ड ऑर्डर को बदलते हुए देखेंगे, हम मीडिया ऑर्डर को भी बदलते हुए ज़रूर देखेंगे। ये बहरहाल उम्मीद की जा सकती है और अवाम का रुझान तो उसी तरफ है। अगर कोई ईवीएम की गड़बड़ी ना हुई, जिसके बारे में अक्सर लोग शक जाहिर करते हैं, या कुछ और बड़ा हंगामा ना कर दिया, कोई ऐसा वाकया ना ले आए कि हिंदू मुस्लिम फिर से पोलराइज हो जाएं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि पेट की भूख जो है वो नारों से पूरी नहीं हो सकती, जिस तरह से मोदी जी लोगों को नारे दिला करके और खुश रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने कई बातें बहुत ही अहम कही हैं। एक तो भारत के मीडिया को मुर्दाखोर मीडिया कहा है, क्योंकि वो जिस तरह से एक तरह लोगों की मौत को सेलिब्रेट करते हैं। मैं बहुत ही अफसोस के बाद इस बात को कह रहा हूं, और वो अपनी टीआरपी पर नजर रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शायद जो बहुत ही बदकिरदार लोग जो होते हैं वो भी शायद इस हद तक ना कर सकें। और आपने कहा कि हमास पहले ही दिन जीत चुका था और अब इस वक्त भी हमास की शर्तों पर ही जंगबंदी होगी। इजराइल का और इजराइल के सपोर्टर्स का क्या हाल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।